अक्टूबर 2025 पेपर 2 वेरिएंट 1, लेट्स स्टार्ट द पेपर, 7 घंटे का पेपर, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, डिफाइन एक्सेलरेशन, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे ही होगा भाई। बोलिए क्या डेफिनेशन देंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई एम राइटिंग हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, एक नंबर के लिए, a rocket is launched vertically upward from the surface of the earth, vertically from the surface of the earth, upward ही जाएगा, understood है। Figure 1.1 shows the variation of the velocity of the rocket with the time for the first 20 seconds after its launch। पहले 20 सेकंड तक उसकी जो एक्सेलरेशन थी दैट वाज कांस्टेंट। जाहिर सी बात है कि लीनियर ग्राफ है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। सो भाई एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट के लिए यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, राइज अपॉन रन। अब मैं लंबी नहीं करूंगा, मैं इसको राइज ले लेता हूँ, इसको रन ले लेता हूँ। ठीक है, सो राइज में मेरे पास क्या है, ये वैल्यू इधर जाके हिट कर रही है। सो मेरे पास राइज ये रहा। सो ये 300 हो गया और ये 320 हो जाएगा। सो राइज में मेरे पास 320 है और रन में मेरे पास 20 है। सो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलरेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख देना यहाँ पे। क्लियर है। Show that the height of the rocket above the surface of the earth at a time of 20 seconds after its launch is 3.2 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है you need to find the area of this। ठीक है, इसका एरिया पता कर लो। अब इसका आप एरिया पता कर लो। सो एरिया क्या देगा आपको, एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। सो दैट विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज ट्राइंगल बन रहा है। सो 1/2 टाइम बेस कितना है 20, हाइट कितना है 320। सो बेस कितनी है, बेस या एडजेसेंट इज 20, हाइट है 320। सो 0 से एक ये आपका 10 हो जाएगा। सो 3200 मीटर यानी 3.2 किलोमीटर। क्लियर है भाई, प्रूव हो गया। 2 मार्क्स थे, एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एक करेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तो उस हिसाब से उसने आंसर तो का मार्क दिया। अच्छा देखो, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एक नंबर है और एक नंबर आपका करेक्ट आंसर का। इज दैट क्लियर। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट निकालना है। दूसरा फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उसमें u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इससे भी रिजल्ट आएगा आपका सही सही। क्लियर है, आगे चलते हैं। द मास ऑफ द रॉकेट in B is 2.9 into 10 to the power 6 kg. This is the mass of the rocket which is given. Mass of the rocket given है. Assume that the mass remain constant. वो कह रहा है mass remain constant for this rocket from the launch to its height at a time of 20 seconds after launch. Calculate the gain in gravitational potential energy. So gain in gravitational potential energy के लिए आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा mg और डेल्टा h. So 0.9 into 10 to the power 6, ठीक है, 2.9 इंटू 10 पावर 6 और ये हो जाएगा 9.81 टाइम्स हाइट कितनी हो जाएगी बेसिकली। अब हाइट कितनी है, वो 3.2 किलोमीटर थी, वही हाइट है। ठीक है, सो आप उसको 3200 ही लेंगे, 3.2 किलोमीटर में मत कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद प्लीज बताएं क्या आंसर आता है। The answer is 9.1 into 10 to the power 10. 10 जूल। क्लियर है, देख लें सबके पास यही वैल्यू आ रही है। सो दिस वुड बी 9.1 इंटू 10 जूल। टू सिग्निफिकेंट फिगर में रिजल्ट करेगा क्योंकि आपका ये मास भी टू सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑल दो के टाइम वन सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये कि ऊपर देखें मेजॉरिटी आपका जो है, जो वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे आप स्प्लिट हो जाएंगे कि 2 में आंसर दें कि 1 में दें। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 में ही आंसर दें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, ऑल दो के 1 सिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों की वैल्यूज मौजूद है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप 2 में ही रिजल्ट करें, दैट इज मोर प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी में चेंज पता करना पड़ेगा इनटू डेल्टा वी। ठीक है, अब डेल्टा वी का ये स्क्वायर है, तो दिस वुड बी हाफ ऑफ
वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कितना स्पीड पे कितना फर्क पड़ा है? सो हाउ वुड यू नो दैट? कैसे पता चलेगा बेटा, बताएं जी। मास कितना है? मास की वैल्यू कितनी? 2.9 इंटू 10⁻6। तो देखें हाफ मास कितना है? 2.9 इंटू 10⁻6। अब सवाल है क्या वेलोसिटी है हमारे पास? तो जनाब कहाँ दी है वेलोसिटी? कोई बताना पसंद करेगा? क्या हमारे पास वेलोसिटी है? जी हाँ है। तो देखिए वो ये रही, ये फाइनल वेलोसिटी है 320। सो 320 इज द फाइनल वेलोसिटी and u is the initial velocity which is 0. So 320 का स्क्वायर you have to put 320 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व करें और आंसर निकालें। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 2.9 एक्सपोनेंट 6 टाइम्स 320 का स्क्वायर। सो दैट वुड बी 1 पॉइंट, वैसे 1.48 आ रहा है, 1.48 into 10 to the power 11. So I would round it off to 1.5 into 10 to the power 11 joules. क्लियर है बच्चों? Why did you take v square minus u square instead of whole square? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और गेन का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल के। मेरा लेक्चर जाके देखें वर्क एनर्जी पावर वाला। तो फाइनल होगा हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लीजिए तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। Okay. समझ आई? सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। सही है? Yes, thank you. ठीक है, आप मेरा वो लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ द रॉकेट इंजन, एज्यूम दैट द रेजिस्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। सो आप इधर देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस वाले में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये एफ इंटू डेल्टा एच। वो कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो है, तो इसको जीरो कर दो, नेग्लिजिबल है तो इसको जीरो कर दो। अब जो आपके पास ये बचा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम से डिवाइड करने पर लेफ्ट साइड पे ये पावर बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सी पावर है? ये एवरेज पावर है। और राइट साइड पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी थी? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 9.1 एक्सपोनेंट 10। क्लियर? So you have 9.1 exponent 10 plus 1.5 exponent 11। इसको भी 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 इंटू 10 इज टू पावर 10। क्यों बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 इंटू 10 इज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो दोनों की पावर पावर सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 15 प्लस 9 24 होता है। सो 24.1 इंटू 10 इज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 20। कोई मुझे आंसर बताएगा ये एवरेज पावर का? जी बच्चों, 24.1 10 power 10 divided by 20, that would be 1.21 into 10 to the power 10 watt। चेक कर लीजिएगा बेटा। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, तो मैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर में से ये 1 हटा देता हूं। क्लियर है? आ रही बात समझ? ठीक है बच्चों, 1.2 टाइम्स 10 to the power 10 watt। किसी को ना समझ में आए पूछ लो मुझसे बच्चे। ठीक है, ये टोटली उस वाले फॉर्मूले को उठाकर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, एक्टिंग पर यूनिट पर। समझ में आ गई? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एक्सप्लेन, वर्ड यूज कर रहा है वो, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर की वजह से, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है, रिजल्ट इन एन अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड। वो कह रहा है कि लेट्स से ये एक कंटेनर है भाई,
उस कंटेनर के अंदर आपके पास ये लेट्स से वाटर है, इस वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट इमर्स है, ठीक है। अब ये इमर्स है क्यों? तो भाई इसके पीछे की लॉजिक समझ लेना। और सीन कुछ यूं है कि इसके टॉप पे, इसकी हाइट के डिफरेंस की वजह से इसके टॉप पे एक प्रेशर है, इसके बॉटम पे प्रेशर है। बॉटम का प्रेशर ज्यादा है, टॉप का कम है, जिसकी वजह से जो अप ऊपर से ऊपर वाले सरफेस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कम है, ये फोर्स कम है। और जो नीचे वाले सरफेस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, ठीक है। इसके यहां से यानी इधर से लेकर इधर तक इसकी हाइट है, इसको एच, कुछ भी नाम दे दो इसको, इसका नाम कर दो लेट से आप H1। और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी हाइट है या दूसरी डेप्थ है, यहां तक इसको नाम दे दो H2। इन दो अलग अलग हाइट की वजह से या डेप्थ की वजह से दो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। जो बॉटम पे प्रेशर है, ठीक है, जो बॉटम का प्रेशर है जाहिर है वो ज्यादा है, जो टॉप का प्रेशर है वो कम हाइट होने की वजह से कम है। इन दोनों प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी की वजह से, ठीक है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा ऊपर कम, तो इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, आ रही बात समझ में, फोर्स डेवलप होती है। फोर्स क्या पैदा होती है, उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं, यानी अपवर्ड पुश पैदा होता है। अब वो अपवर्ड पुश कैसे पैदा होता है इसको समझना है। यानी कि यहां पर यानी ऊपर की तरफ टॉप पे जो ये इसका सरफेस है, इधर से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, ठीक है, फोर्स एट टॉप, ठीक है। और यहां बॉटम पे भी एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, इसको, ठीक है, अपवर्ड कहते हैं, ठीक है, या बॉटम कह लो। ये जो बॉटम से अपवर्ड फोर्स लग रही है ये ज्यादा होती है, ज्यादा प्रेशर की वजह से ये बॉटम पे जो फोर्स होती है ये ज्यादा होती है। जो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फोर्स होती है टॉप पे वो कम होती है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ले लूं तो इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस, ठीक है, वो अपथरस कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बॉटम में से टॉप को निकाल दूं तो जो डिफरेंस होगा वो मेरा अपथरस बनेगा। या मैं दूसरा काम ये करूं कि टॉप का प्रेशर और बॉटम का प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस का क्या मतलब है, यानी बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर करूं तो डेल्टा पी आएगा। इस डेल्टा पी को, ये जो डेल्टा पी आया है, अगर इस डेल्टा पी को मैं इसके इसके एरिया से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी इसके जो सरफेस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे मल्टीप्लाई करा दूं, सो मेरे पास जो फोर्स आएगी अपथरस आएगी। तो अपथरस दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। या तो बॉटम और टॉप दोनों पे लगने वाली जो फोर्सेस है उनका डिफरेंस ले लीजिए, या फिर बॉटम का प्रेशर और जो टॉप पे लगने वाला प्रेशर है उन दोनों प्रेशर का डिफरेंस लीजिए, उसे एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अपथरस आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे अपथरस पैदा होती है, ठीक है। दो प्रेशर के डिफरेंस से अपथरस पैदा होगी, या अपवर्ड डाउनवर्ड दो फोर्सेस के डिफरेंस से अपथरस पैदा होगी। क्लियर है? और वो इन दोनों फोर्सेस में, और इन दोनों फोर्सेस में फर्क क्यों है, इनकी हाइट की वजह से, ठीक है। लिक्विड में हाइट या डेप्थ इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? अब ये सारी बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वर्डिंग के अंदर। अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा, उसने एक्सप्लेन का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, मुझे बताना है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन डेप्थ देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉल, ठीक है, बॉल कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है। सो देयर इज अ प्रेशर between top and bottom of the ball due to, क्या रीजन हो सकता है भाई, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेप्थ। क्लियर? आ रही बात समझ में? एक तो ये एक नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस
ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अब क्या होगा, फोर्स ऑन द बॉटम, बॉटम वाली फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टॉप वाली फोर्स। ठीक है, तो बॉटम पे कौन सी फोर्स होती है, अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम। ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स ऑन टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है, आ रही बात समझ। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड, वो रिजल्टेंट फोर्स जो अपवर्ड है वो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स ही अब तरह से है। ठीक है, दी अपवर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये यहां से लेकर यहां तक हम ऊपर भी ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, द अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स इज दी अपथरस। आप लिखेंगे आगे, a small steel ball of the radius r and the mass m falls vertically at a terminal velocity v through the oil. The viscous drag force d that acts on the ball is given by the Stokes theorem. इसे Stokes theorem कहते हैं, 6 pi eta rv. This is called eta. Eta is basically the absolute viscosity. Viscosity कहते हैं resistance against flow of something. एक वाटर को अगर मैं गिराऊंगा फौरन गिर जाएगा ग्लास से, लेकिन अगर मैं हनी को गिराऊंगा तो वो गिरता ही चला जाएगा, वो टाइम ही ले लेगा, उतना टाइम ले लेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड करते हैं, उनका रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत स्लो स्लो नीचे आएगा। तो ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड, ये ग्रीक सिंबल है, इसे कहते हैं ईटा। ठीक है, इससे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है। ये विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ समथिंग इज मोर फॉर द हनी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक, तो ये विस्कोसिटी है, ये आर क्या है कि वो जो चीज फ्लो कर रही है, लेट्स से अगर वो कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, तो उसका जो रेडियस है ये आर, ये वो है, और उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वी, ये वो है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ये स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ के लगाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें पहला रूल तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप का हो, ठीक है, वो लेमिनार फ्लो में हो, टर्बुलेंसी में ना हो, यानी बहुत ज्यादा क्योटिक और बहुत ज्यादा स्मूथली फ्लो कर रहा हो, बहुत ज्यादा स्मूथली फ्लो कर रहा हो वाटर, तो वहां पर हम इसको लगा सकते हैं इस लॉ को। ठीक है, तो ये कहलाता है ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग फोर्स, 6 पाई ईटा आर एन वी। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है द विस्कस ड्रैग फोर्स डी दैट एक्ट ऑन द बॉल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर ईटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। बता दिया उसने। ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ लेबल एरो फ्रॉम द बॉल टू शो द डायरेक्शंस ऑफ these थ्री फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए पहली बात, पहली फोर्स आपका है वेट। ठीक है, तो चूंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पढ़ लो अंग्रेजी, वो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी होती तब है कि जब डाउनवर्ड फोर्सेज और अपवर्ड फोर्सेज आपस में बैलेंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये वेट है, और ऊपर दो अपवर्ड फोर्सेज आप बना दीजिए, और दोनों का सम इसके इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, सो एक तरफ आप ड्रैग बना दीजिए, ठीक है, और एक तरफ आप कौन सी बनाएंगे, आप थ्रस्ट बनाएंगे। तो दोनों फोर्सेस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तीनों फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, बना दिया। अपवर्ड दोनों फोर्सेस का सम डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, सो यहीं से आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, डी प्लस यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रही है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट ऑफ द ईटा, वो ईटा का एसआई बेस यूनिट निकालना है। चले निकाल लेते हैं। सो आपको पता है ईटा इज इक्वल टू डी अपॉन क्या हो जाएगा, 6 पाई 6 पाई
RNV, ऐसे ही होगा। अब ये ड्रैग जो था इसका यूनिट था न्यूटन में, सो न्यूटन के लिए आप ऊपर न्यूटन लिख दें, नीचे क्या लिखेंगे, पाई का 6 का कोई यूनिट नहीं है, आर का मीटर्स में और इसका मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आ जाइए इधर, न्यूटन को खोलिए तो ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -2 होल डिवाइडेड बाई मीटर, इस मीटर स्क्वायर ना करें, मीटर डॉट मीटर सेकेंड -1 कर दें। अब देखिए ये एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा एक किलोग्राम बचेगा, ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड -2 + 1, सो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -1, सेकंड इनवर्स एज वेल। क्लियर है बच्चों? अब आप इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑयल इन बी हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है, एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज गिवन ईटा 4.7, एसआई यूनिट्स में वो ऊपर ही गिवन है, ये रहा एसआई यूनिट इसका। द स्टील बॉल हैज अ मास, उसका मास भी गिवन है स्टील बॉल का, ठीक है, विच इज m, रेडियस का गिवन है r, शो दैट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज दिस। तो अपथ्रस्ट फोर्स, इफ यू नो द फॉर्मूला, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जीवी, वेयर डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज नॉट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है, जिस फ्लूइड में वो तैर रहा है, वो गिर रहा है, उस फ्लूइड की डेंसिटी है। सो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल लिखते हैं आप, थोड़ा गैप दें, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑयल लिख दें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो, और ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है, यानी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। क्लियर? ये डिस्प्लेस करता है। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी दी हुई है, 920 मल्टीप्लाई बाई 9.81। अब ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉल गिर रही है अंदर छोटी सी, तो जाहिर है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो स्फीयर की तरह एक्ट होगा, तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब आर क्या है ये गिवन है, सो दैट वुड बी 4.2 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। जी अब थ्रस्ट बताएगा कोई? ठीक है, तो ये बन रहा है 2.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो भाई उसका फॉर्मूला पहले ही हम ऊपर लिख कर आए थे, क्या था, इफ यू रिमेंबर, कि ड्रैग और अपथ्रस्ट अपवर्ड है, वेट नीचे है, ठीक है। अब देखिए ड्रैग और अपथ्रस्ट अपवर्ड है और वेट नीचे है, ठीक है। अब ड्रैग एंड अपथ्रस्ट अपवर्ड है, ड्रैग और वेट नीचे है, तो जाहिर सी बात है अपथ्रस्ट को, क्योंकि वेलोसिटी ढूंढनी है, वेलोसिटी किसमें, डी के अंदर है, इसके अंदर वेलोसिटी छुपी है, तो इसको एज इट इज रखो, और ये वेट माइनस इसको अपथ्रस्ट कर लो। क्लियर? ड्रैग में 6 पाई ईटा आर वी एक तरफ रखो, वेट को एम जी करो, अपथ्रस्ट को जो है वो फिलहाल यू ही रखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, v निकालना है, सो v को एक तरफ कर लो, सो यहाँ पर तुम्हारे पास एम जी माइनस यू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 पाई ईटा और ये आर। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया सबको? इसको उठाकर यहां ले जाओ, ठीक है, इक्वेशन में ये ऐसे रखो, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, सो v इज इक्वल टू, मास कितना दिया गिवन है, मास गिवन है आई थिंक 2.4 एक्सपोनेंट -3, so this is given 2.4 exponent -3, so 2.4 exponent -3 multiply by 9.81 minus, अब थ्रस्ट कितनी है 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाओ, सो यू हैव 6, पाई की वैल्यू रख लो कैलकुलेटर से, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देना 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ईटा, ईटा विस्कोसिटी गिवन है ये रही 4.7, सो दिस वुड बी 4.7 मल्टीप्लाई बाई आर, ये रहा 4.2 एक्सपोनेंट -3। क्लियर है? जनाब सॉल्व करिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है।
0.056. 0.056 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हो गया? जी सर। और कोई? ठीक है, मूव करें आगे। अ वायर हैज अ लेंथ L। ठीक है, एक वायर है, उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। The wire is made from the metal that has a Young modulus E and the resistivity rho. Define Young modulus of the material by ratio of stress to strain. आप लिख सकते हैं, it is the ठीक है, आ रही बात समझ में? आप लिखना चाहे टिल प्रोपोर्शनल लिमिट्स अप टू यू, लेकिन उसके मार्क्स नहीं है। इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, बस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि स्टेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल ऑफ L A E फॉर Young's modulus and rho is the resistivity for the resistance R naught of the wire. आपने एक एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें L हो, यानी एक वायर की लेंथ हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उसका यंग मॉडुलस हो, उसकी रेसिस्टिविटी हो और उसकी रेजिस्टेंस R नॉट हो। ये सारी चीजें इसमें शामिल हो। तो बच्चों को पता है यार फॉर्मूला, आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, पढ़ा है ना? बस ये लिख दीजिए। बस सिर्फ फर्क इतना है कि R की जगह R नॉट कर लीजिए, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है, दैट्स इट। शो दैट, अगले क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट K नॉट, स्प्रिंग कांस्टेंट K नहीं है, K नॉट है, इज गिवन बाय ऑफ द वायर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये शो करना है। अरे यार क्या शो करने के लिए दे दिया, इतना मुश्किल काम दे दिया। एनीवेज, आप चाहे तो शुरू से भी ड्राइव कर सकते हैं, आप चाहे तो ये यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ई ए, यहां से भी ड्राइव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहीं से करूंगा। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो ये रेशियो है यहां से। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इसको जरा मैं रीअरेंज करने लगा हूं। ठीक है, मुझे पता है एज आई नो, ठीक है, एज आई नो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K नॉट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन F अपॉन E। तो किसी तरीके से मुझे इस इक्वेशन में से ये F अपॉन P को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको अलग कर लेते हैं। सो E इज इक्वल टू F अपॉन E मल्टीप्लाई बाई L अपॉन एरिया। सो दिस वुड बिकम, इसे ये बन जाएगा K नॉट मल्टीप्लाई बाई L अपॉन एरिया टाइम्स E। अब इसको जरा रीअरेंज करें। जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी K नॉट। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी K नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, E टाइम्स A अपॉन लेंथ। क्लियर? ठीक है भाई, प्रूफ कर दिया। ठीक, 2 मार्क्स हो गए इसके, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इसका रिजल्ट 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, द वायर इज स्ट्रेच विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाय अ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स F, assume that the change in the cross sectional area of the wire are negligible। तो वो कह रहा है कि टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाई तो वायर खिंचा, वायर खिंचेगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है आपने। फिर सुन लीजिए, आपने एक वायर को खींचा, खींच के उसको बड़ा करना चाहा, जाहिर सी बात है उसका डाया भी छोटा होगा, लेकिन इसने डायमीटर को कहा कि वो बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ है। ठीक है, आपने एक वायर को खींचा, अज्यूम कर लीजिए उसका एरिया जो है वो चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने बता दिया ना उसका एरिया नेग्लिजिबली चेंज हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। तो जब आपने वायर को खींचा, उसकी लेंथ बढ़ी हुई, जब लेंथ बढ़ी हुई तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने लिंक करना है रेजिस्टेंस को फोर्स के साथ। अब जरा समझिए, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आर नॉट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। ये बात पता है जी बच्चों? अब अगर ध्यान दीजिएगा, एरिया कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, सो टेक्निकली स्पीकिंग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रखिएगा
जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि जैसे जैसे आपकी लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, जो आर नॉट की वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी. इज दैट क्लियर? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ना. अगर ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, सो अंडरस्टूड है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब सवाल है लेंथ कैसे बढ़ती है. तो वो लेंथ बढ़ती है फोर्स बढ़ाने से. यानी अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, खींच रहे हैं मटेरियल को, तो फोर्स बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो जी क्या होगा बच्चों, बोलो. ठीक है. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा. क्लियर है बच्चों? लीनियरली प्रोपोर्शनल है सब के सब. तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. कहीं पे स्क्वायर नहीं है कि मैं इस तरह का पैराबोलिक कर्व बनाऊं, या कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ कि मैं इस तरह का कर्व बनाऊं. ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन बनाने का रीजन ही है. क्लियर है? ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यहां से स्टार्ट क्यों किया. उसकी वजह ये कि जब हम इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे आप देखिएगा हमारी जो फोर्स है वो है 0. ठीक है. और उस वक्त वायर एग्जिस्ट करता है, उस वक्त भी एग्जिस्ट करता है. फोर्स 0 है, उस वक्त उसकी लेंथ जो है वो 0 नहीं है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी 0 नहीं होगी. अब अगर मैं उस वायर को जिसको खींच रहा हूं, मैं खींचना छोड़ दूं, फोर्स हटा दूं, तो क्या उसकी लेंथ खत्म हो गई, 0 हो गई? नहीं. तो जब लेंथ 0 नहीं तो क्या उसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई? नहीं. इस वजह से हमारा जो ग्राफ है वो यहां से निकल रहा है, वाई एक्सिस पे, वाई इंटरसेप्ट से आ रहा है. क्लियर? आ रही बात समझ में? अब आते हैं आगे. अब अगला क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता ग्राफ दूसरा है. ऑन फिगर 3.2 स्काई द वेरिएशन विद एफ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द वायर. भाई साहब, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कह रहा है अब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ठीक है, उस स्प्रिंग के ऊपर या किसी भी वायर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेंथ बढ़ रही है, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. इसको स्टिफनेस भी कहते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ठीक है. तो दैट कैन नॉट बी चेंज. तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रहेगी, तो आपकी स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल भाई. दैट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट. समझ आ रही बात? ठीक है बेटा, समझ आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं. द कॉपर हैज अ रेसिस्टिविटी दिस. चलो भाई, कॉपर की रेसिस्टिविटी दिस, यंग मॉड्यूलस दिस. ठीक है. उसके अलावा कॉपर वायर हैज अ डायमीटर दिस. अच्छा भाई ये लो, रेजिस्टेंस दिस. पूछ क्या रहा है? लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, लगाओ फॉर्मूला. आर नॉट इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया. ठीक है. निकालना क्या है? एल. तो ये हो जाएगा आपका आर नॉट इंटू रो, आर नॉट नहीं, आर नॉट इंटू एरिया. क्रॉस, ये एरिया ऊपर चला जाएगा. अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर रिंग की सूरत में बनता है, सो आप उसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. ठीक है. पाई आर स्क्वायर. और डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? ठीक है. डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? डिवाइड में आप रेजिस्टिविटी लिखेंगे. क्लियर? चलिए जल्दी से इसको वो करिए. तो क्या लगेगा? आर नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने? 0.034 टाइम्स पाई की 3.14 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर 1.6 था, इसको 0.8 कर लीजिए. पॉइंट सॉरी 1.6 तो पॉइंट 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 एट. हाँ 0.8 होगा इंटू 10⁻³ मिलीमीटर. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ डिनोमिनेटर में आएंगे. डिनोमिनेटर में रेजिस्टिविटी 1.8 इंटू 10⁻⁸. जी भाई, जरा सॉल्व करिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है. Sir, आर का or स्क्वायर है. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आर का स्क्वायर, दिस स्क्वायर. जी बताइए. 3.80. सॉरी 3.8 मीटर. टू सिग्निफिकेंट फिगर. सही है? क्लियर है? अब अगला, यूज द इक्वेशन इन B2. B2 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 में कहा है भाई? अच्छा B2 ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है. K नॉट E A अपॉन L. ठीक है. टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट. सॉरी K नॉट
इज इक्वल टू ई ए अपॉन एल, यही है जी बच्चों। यंग मॉडुलस कितना है? यंग मॉडुलस है, ठीक है, 1.3 एक्सपोनेंट 11 मीटर, 1.3 एक्सपोनेंट 11 पास्कल, सॉरी। एरिया कितना है? अरे यार फिर से एरिया निकालो। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। 3.14 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, डिवाइड बाई लेंथ एल। अब जो एल है वो एल की क्या वैल्यू है? ठीक है, एल की वैल्यू है 3.8 जी जनाब के 6.9 times 10 to the power of 4. 4 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? यूनिट सही लिखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस का यही यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन पासिंग थ्रू अ नैरो गैप और अपर्चर, ठीक है। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव, आप ये भी लिख सकते हैं द चेंज ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो, ये भी लिख सकते हैं आप। स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव, ठीक है, व्हेन passes through a narrow gap or aperture, ठीक है, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। इज दैट क्लियर? स्प्रेड होने पे एक नंबर मिलेगा और गैप से या अपर्चर से पास होने पर एक नंबर मिलेगा। A beam of vertically polarized light, of the wavelength 540 nanometer is incident normally on a diffraction grating, ठीक है भाई, ये रही है, कौन सी है? वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। अच्छा भाई, वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऐसी बना देते हैं, ठीक है भाई। सो ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है जो कि पास हो रही है, ठीक है। द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, has a line spacing this, लाइन स्पेसिंग का मतलब कि नहीं 1/d नहीं है, लाइन स्पेसिंग है तो ये d की वैल्यू है, सॉरी वो लेंथ पर इंच होती है, LPI होती है। सो 5.0 एक्सपोनेंट 10⁻⁻6 ये d की वैल्यू है। The light transmitted by the diffraction grating illuminates on a circular screen. The diffraction grating is at the center x of the circle. The central bright fringe is formed at point O on the screen and has an intensity I naught. सेंटर में जो लाइट बनेगी इसकी इंटेंसिटी I naught होगी और जाहिर है इस वक्त n की वैल्यू जो है वो 0 होगी, सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज होगा। P is the point on the screen, अच्छा भाई P is the point on the screen ये, where line XP is at variable length. Line XP is a variable length theta to the line XO, ठीक है। The intensity I of the light on the screen at P varies with theta, ठीक है। Show that the angle theta at which the first order bright fringe is formed, that is 6.2 degree। अच्छा भाई, आपको फॉर्मूला पता हो, d sin थीटा पहले लिख दो। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही है, n1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से आप थीटा कर लो तो दैट वुड बी n लैम्डा अपॉन d और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। क्लियर है? आगे लिखो, यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, n1 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी है? अब वेवलेंथ गिवन है 650 आई थिंक, ये रही 540 बल्कि, सो 540 नैनोमीटर इज गिवन, सो 540 into 10⁻⁻9 होल डिवाइडेड बाय d, और d क्या है? वो d उसने गिवन है लाइन स्पेसिंग 5 एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चों। सिक्स 6.2000 करके तो 6.2 डिग्री आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। 6.2 डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का ये आंसर 6.2। अब 6.2 डिग्री, ठीक है, ये 6.2 डिग्री पे फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, सेकंड ऑर्डर इधर कहीं बनेगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा एट व्हिच द सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म।
ठीक है, पूरा एज इट इज यही उठा रहा हूं मैं, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दूंगा। ठीक है, पूरा एज इट इज यही उठा के यहां रख रहा हूं, सिर्फ ऑर्डर चेंज। ठीक है भाई, अब ऑर्डर चेंज क्या करेंगे भाई, ये 1 की जगह हम कर देंगे क्या 2, दैट्स इट, खत्म। जी अब बताएं मुझे कोई आंसर। 12.47, तो ये 12 पॉइंट, अब सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको राउंड ऑफ करना है हमने कितने पे, 12 डिग्री पर, बिकॉज 2 SF पे चल रही है कहानी। तो 12 डिग्री याद रखना, 12.5 करके आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर रही हैं, और अगर 3 में भी राउंड ऑफ करना है तो वो भी 12.47 है ना, तो ये 12.5, हाँ बिल्कुल सही, 12.5 पे ही आएगा अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या रहा है ऑन फिगर 4.2, स्केच द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी आई विथ थीटा फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम -15 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फिफ्थ तौबा -15 to 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी आपने यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी, यहां से आप जाते रहे एंगल +15 डिग्री पर, यहां से जाते रहे एंगल -15 पर, और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाए तो देखें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर में होती है, वो आई नॉट है। ठीक है, बाकी सारी इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट से कम होगी, जैसे जैसे आप साइड में जाते चले जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट की होगी, ये वाला पॉइंट सेंटर में आप इसको पिक कर लें। कह रहे हैं, अब सुने, अब पहली क्या है 6.2 पे, फर्स्ट ऑर्डर 6.2 डिग्री पे था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर 6.2 डिग्री पे था। ठीक है, तो ये 5 है, ये 10 है, तो ये 6 है, 6.2 इधर कहीं आएगा, तो 6.2 पे जो भी आप वैल्यू बनाएंगे वो पहले से थोड़ी कम होगी, आप 2 बॉक्स नीचे कर दें, आपकी मर्जी, आप 3 बॉक्स नीचे कर दें। आ रही बात समझ में, मैंने ये वैल्यू ले ली, ये वैल्यू क्यों ली, क्योंकि देखो ये 5 है, ये 6 है, तो 6.2 इधर कहीं कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो 6.2 मैंने इधर कहीं कर दिया इस जगह पे। तो सर आपने हाइट कैसे ली, तो हाइट आई नॉट से मैंने कम ली अपने अंदाजे से, क्योंकि स्केच बोल रहा है वो, उसने कब बोला ड्रॉ, उसने कहा स्केच, अंदाजे से बनाओ। आई नॉट की वैल्यू कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है, तो भाई आई नॉट से तो कम ही होगी ना फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटेंसिटी होगी। फिर सेकंड पे चले जाओ तो 12.47 है। ठीक है, सो 12.4 देख लेते हैं, 12.45 के बीच में, सो ये 10 हो गई, ये 11 है, ये 12 है, और ये 13 है, तो बीच में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार जब करें तो आप 3 बॉक्सेस और कम कर दें, इधर कहीं आ जाए भाई, समझ आ रही है बात, क्लियर है। और यही चीज, यही हिसाब किताब आप लेफ्ट पे भी करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बना देता हूँ किस तरह से होगा, कोशिश कर, समझ रहे हैं आप। सो सेंटर में आपकी ये आई नॉट है, इधर 6.2 है, इधर भी आप देखो ये 6.2 माइनस का 6.2, इधर 12.5, तो इधर भी ये माइनस का 12.5 पे ऑलमोस्ट ये वैल्यू बन रही। जो मार्क स्कीम में जो आपको एंगल्स किए गए हैं, पीक्स बताए गए हैं, ठीक है, वो पीक्स उसी के हिसाब से। ठीक है, तो सेंट्रल पीक्स आपका मैक्सिमम पर इस पर है, और ये प्लस माइनस ये 6.2 इधर है, ये 12.5 से -12.5 इधर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक, अब नेक्स्ट चलता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। A polarizing filter is placed in a path of the light beam that is incident on the diffraction grating. The transmission axis of the filter is 45 degree to the vertical. बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक पोलराइजिंग फिल्टर रख देता है, ठीक है, और पोलराइजिंग फिल्टर जो है, ठीक है, ये था ना पोलराइजिंग फिल्टर, तो इसको घुमा देते हैं, यूं कर लेते हैं 45 डिग्री पर, इस तरह से कर लेते हैं। अब जब आपने यूं किया तो उसका, उसकी जो बेसिकली खिड़की है, जो उसके अंदर से ट्रांसमिशन एक्सिस है, वो कुछ ये है। सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई, ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इतना मोटा होगा नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये भी 45 डिग्री पर हो जाएगा। यानी अगर मैं इस ट्रांसमिशन एक्सिस को देखूं, ठीक है, सही है, तो अगर मैं इस ट्रांसमिशन एक्सिस को देखूं तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल बनेगा 45 डिग्री विद दिस इनकमिंग वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट आएगा
वर्टिकल, इससे इसका एंगल जो बन रहा होगा दैट वुड बी 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ये ट्रांसमिशन एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ आई? ऑलमोस्ट कितना लिखा है? 45 डिग्री है ना। पढ़ो। A polarizing filter is placed in the path of light beam that is incident to the diffraction grating. The transmission axis of the filter is 45 degree to the vertical. Clear है? Suggest how the variation of the intensity with theta for the light on the screen compares with the answers in B3. कह रहे हैं कि उसके बाद इस पूरे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दो। एक तरह से वो ये पूछना चाह रहा है ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये जो थीटा था इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये 12.5 का जो एंगल है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन तमाम एंगल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ये कह रहा है। समझ में आ रही? यानी कि अगर मैं यहाँ पर बीच में इसका एक पोलराइजिंग फिल्टर लगा दूं और 45 डिग्री पे रख दूं, तो आगे स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी बन रही थी उन इंटेंसिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये, ठीक है, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई उसने सिर्फ पोलराइजिंग फिल्टर लगाया है, उसने सिर्फ पोलराइजिंग फिल्टर लगाया, वो भी टेढ़ा करके रख दिया। ठीक है, एंगल पे फर्क तो तब पड़ेगा ना कि जब आप ये जो अंदर लाइंस पर इंच है उसको चेंज करते हो। ठीक है, उसको चेंज करो या स्क्रीन को पीछे करो या स्क्रीन को आगे करो। ठीक है, तो शायद कोई ना कोई इस पे फर्क पड़ जाए, शायद कोई ना कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है, या फिर आप ये जो लाइंस पर इंच है एलपीआई, इसकी वैल्यू को चेंज करो तो शायद ये थीटा पे फर्क पड़ जाए। तो थीटा पे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी सूरत पे भी। ठीक है, अब सवाल है फर्क किस पे पड़ेगा, यानी कि ये जो पोजीशन थी मैक्सिमा की, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, थीटा विल रिमेन सेम। ठीक है, क्वेश्चन ये कि अच्छा भाई थीटा सेम यानी हॉरिजॉन्टल, ये थीटा सेम है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो चौड़ाई है ये सेम रहेगी, यानी जिस पोजीशन पे मैक्सिमा है उसी पोजीशन पे रहेगा, जिस पोजीशन पे मिनिमा है उसी पोजीशन पे रहेगा। इधर देखो, सेंटर में मैक्सिमा, उसके बाद ये, फिर ये, इधर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन सब की पोजीशन पे, मैक्सिमा की पोजीशन पर, एंगल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा तो इनकी इंटेंसिटी पर। यानी ये जो पहले ये इतनी बड़ी इंटेंसिटी थी, अब ये आधी हो जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी, सबकी हाइट छोटी छोटी हो जाएगी। सवाल है क्यों, आइए समझते हैं। इधर देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है मॉलूज लॉ, क्या फॉर्मूला होता है जरा देखिए। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। इस पे स्क्वायर कर दीजिए, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो बेटे यहाँ पर कॉस थीटा की जो आएगी वैल्यू वो 1/2 आएगी। इससे साबित ये होता है कि जो भी नई इंटेंसिटी होगी, दिस विल बी योर न्यू इंटेंसिटी, वो पुरानी एक्चुअल इंटेंसिटी का हाफ होगी, आधी होगी। तो ये सारी की सारी इंटेंसिटीज, यानी इनके एंगल तो कोई भी चेंज नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टली तो कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकली जो इनकी हाइट है ना, ये आधी हो जाएगी, ये वाली इंटेंसिटी नीचे हो जाएगी, ये इंटेंसिटी इधर चली जाएगी, ये पीक इधर चली जाएगी, ये पीक इधर कहीं आ जाएगी, ये पीक इधर आ जाएगी, ये पीक इधर आ जाएगी। सो नई पीक्स यूं होंगी, ये होंगी नई पीक्स, एंगल्स चेंज नहीं होंगे, हाइट चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला देख लीजिए मालूस लॉ का, क्लियर है? समझ आई? तो अब आप दोनों बातें लिखेंगे, एंगल्स चेंज नहीं होंगे लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। आइए दोनों बातों को 2 नंबर के लिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्या लिखेंगे सबसे पहले? ठीक है, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा या ऑल द मैक्सिमा प्रोड्यूस will remain on same angle while, जी बच्चों क्या चेंज होगा? ठीक है, इंटेंसिटीज क्या है वो आधी हो जाएंगी।
while the intensity, ठीक है, will be intensity will be half of the ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये सब रिमूव कर रहा हूं, क्लियर? समझ, ये क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो कह रहा है कि किरचॉफ का पहला लॉ बताइए, किरचॉफ का पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, सम करंट लॉ है, सम ऑफ ऑल द करंट entering a node is equal to the sum of all the current leaving a node. Next, ठीक है, फिगर 5.1 shows a circuit containing a thermistor that has a negative temperature coefficient. अच्छा है, the thermistor has a resistance R naught at temperature of 0 degree centigrade. On figure 5.2 sketch a possible variation of the resistance of the thermistor with temperature between 0 to 100. भाई 0 पे भी उसकी कोई ना कोई वो होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस होगी, 100 पे भी कोई ना कोई होगी, ठीक है। अब आप बता सकते हैं क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आर नॉट बोल रहा है, थर्मिस्टर हैज रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिगर 5.2 कह रहा है कि स्केच अ पॉसिबल वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर विद द टेंपरेचर बिटवीन 0 एंड 100। क्या होगा? कुछ इस तरह का ग्राफ नहीं होगा बच्चों? होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे बताइएगा। 0 नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं उसको। अगला, with reference to the current in cell, explain why the current in the resistor R decreases with increasing temperature of the thermistor। ठीक है, अब देखो यार, ये तो 20वीं दफा मैंने आपको समझाया हुआ है। with reference to the current in the cell, explain why the current in the resistor R decreases with increase in temperature of the thermistor। थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आर रेजिस्टर पे करंट डिक्रीज होगा। कैसे होगा जरा इस चीज को देखो, ठीक है, देखो जरा समझना। यहां पर वो कह रहा है कि अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो कह रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया थर्मिस्टर का, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी बेटा? जी जी, जब इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जब इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। आ रही बात समझ में? इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज। बच्चों क्लियर है ये बात? ये समझ में आई? जी सर। जब सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये पीछे से करंट ज्यादा पुल होगा, ज्यादा खींचेगा, मैंने बताया भी था। तो जो बैटरी से जो करंट आ रहा है दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब बैटरी का करंट जब इंक्रीज होगा तो एक मुसीबत और आएगी कि यहां पर इस जगह पर जो आई आर का प्रोडक्ट है जिसको लॉस वोल्टेज कहते हैं, तो जब ये आई यहां पर बढ़ेगा तो ये लॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। समझ आई? यस और नो? जब लॉस वोल्टेज याद करें ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पहले इन दो किनारों पे आपको 2 वोल्ट मिल रहे थे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जैसे ही ये वोल्टेज लॉस आपका बढ़ गया, लेट्स से 8 से बढ़ के नहीं सॉरी, इसको मैंने कहा था ये 4 है और ये आपका 6 है, ठीक है ना। यानी यहां पर इन दोनों किनारों पे आपको मिल रहा है 6 वोल्ट, ठीक है। ये पैदा होने वाला लेट्स से ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट, 4 वोल्ट था।
सो 10 में से 4 निकाल दीजिए ऊपर, यानी बाहर पे आपको 6 मिलेगा, यानी इन दोनों किनारों पे आपको 6 वोल्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर, ये जो पहले 4 वोल्ट था, अब ये 4 वोल्ट इंक्रीज होके 4 वोल्ट से ये बढ़ गया 8 वोल्ट तक चला गया। ठीक है, अब ये 10 माइनस 8 हो गया तो मिलेगा आपको 2, यानी बाहर आपको इस किनारे पे मिलने वाला है 2 वोल्ट। यानी कि इधर और इधर इन दोनों किनारों पे पहले आपको मिल रहा था यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे पहले मिल रहा था आपको 6 वोल्ट, अब 6 वोल्ट ड्रॉप होके कहाँ चला गया, 2 वोल्ट पे चला गया, यानी इधर वोल्टेज कम हो गया। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई, क्योंकि ये थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई टेम्परेचर बढ़ने से, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई तो पीछे से करंट ज्यादा पुल हुआ, तो इधर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये जो वोल्टेज लॉस है ना इस जगह पर वो बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले ये था, हमने अज्यूम किया कि सपोज करो ये पहले 4 वोल्ट था। ठीक है, पहले यहाँ पे वोल्टेज लॉस 4 वोल्ट था, जनरेशन 10 वोल्ट की थी, तो 10 में से 4 निकाला तो 6 बचा, तो आपको ऊपर पहले मिलता था 6 वोल्ट, यानी इन दोनों किनारों पे आपको 6 वोल्ट मिलता था। तो जब इधर 6 वोल्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसके सामने इधर भी 6 वोल्ट ही मिलेगा, पहले 6 वोल्ट था। फिर उसके बाद टोटल, फिर थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गई, टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट ज्यादा पुल किया, करंट ज्यादा पुल हुआ तो जो वोल्टेज, यानी करंट बढ़ा यहाँ पे तो लॉस वोल्टेज बढ़ गया। लॉस वोल्टेज बढ़ने से 4 वोल्ट पहले यहाँ पर था, अब वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, 8 वोल्ट चला गया मान लो। सो अब 10 में से 8 निकालेंगे तो अब ऊपर जो पहले आपका 6 वोल्ट था अब वो महज 2 वोल्ट बचा, अब 2 वोल्ट आ रहा है। अब 2 वोल्ट अगर इधर आ रहा है तो सामने भी कितना वोल्ट आएगा भाई, सामने भी 2 वोल्ट आएगा। इसका मतलब फैक्ट है इस पर वोल्टेज कम हो गया। बेटा जी सर। समझ में आया? ठीक है, सो जब आपका वोल्टेज कम होगा तो भाई आर तो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, तो आपकी करंट भी डिक्रीज होगा। समझ में आई? तो इस वाले रेजिस्टर से करंट डिक्रीज होगा, ध्यान रखना इस बात को, करंट विल बी डिक्रीज। ठीक है, यानी थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से, वोल्टेज लॉस बढ़ने से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से यहाँ का जो करंट है वो भी डिक्रीज होगा, वो भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? याद रखना ये बात। तो आओ उसी को हम लिखेंगे वर्डिंग के अंदर, 3 मार्क्स। ठीक है भाई, करंट डिक्रीजेस अक्रॉस इट एज वेल, करंट भी इसके अगेंस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल is 1.5, internal resistance is given. The electromotive force E of the cell is 1.5, the internal resistance R of the cell is 0.12, resistor R has a resistance of 6.00 ohm. At a particular temperature the thermistor of the current is 0.2. For this temperature of the thermistor determine the current in the cell. अब भाई करंट इन द सेल पता करने के लिए उसने कह दिया, करंट इन द सेल कैसे पता करें, उसके लिए सबसे पहले वोल्टेज लॉस पता करना पड़ेगा। अब वोल्टेज लॉस जो है, जो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे यानी वोल्टेज लॉस है वो है ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल। तो ईएमएफ है 1.5, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आई आर है, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, और ये ईएमएफ, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो इससे हमारा वोल्टेज लॉस आएगा। सो 1.5 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट, तो ये वोल्टेज लॉस यानी 0.3 वोल्ट आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, वी एल इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर। वी एल कितना है, 0.3 डिवाइड बाई आर। आर कितना है बच्चों, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 0.12। ठीक है, 2.5 कर दिया। अब थर्मिस्टर पे करंट देखिए, ठीक है, वो कह रहा है 2.5 एम्पियर किस में आ रहा है, सेल से 2.5 आ रहा है, सेल से 2.5 एम्पियर आ रहा है। क्लियर है, ये उसने बता दिया। अब इसमें करंट कितना जा रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, इस वाले में कितना जा रहा है, वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसने बताया वह भी है
आर में 0.2 एम्पियर है आई थिंक, ठीक है। सो आप थर्मिस्टर का जो भी करंट है, थर्मिस्टर में जो भी जाने वाला करंट है, वो 2.5 में से आप ये वाला करंट सब्ट्रैक्ट करा दो, ठीक है। 0.2 ये आर की तरफ जा रहा है और ये टोटल है। टोटल में से आप आर की तरफ जाने वाला करंट निकालो, तो थर्मिस्टर का करंट आ जाएगा, दैट विल बिकम 2.3 एम्पियर। अब 2.3 एम्पियर आपके पास आ गया। अब कुछ भी नहीं करो, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे? 2.3 एम्पियर की रेंज आ गई, तो भाई अच्छा ये सारी वैल्यूज मैंने खुद रख के कराई थी, तो मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ से, रिमूव कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है। सो आर पे करंट कितना है? 0.2 एम्पियर का। यहाँ करंट 2.3 एम्पियर का है, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है और क्या क्या गिवन है? और 1.5 1.2 वोल्ट इधर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 1.2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 1.2 वोल्ट आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.2 डिवाइड बाई आई। करंट कितना है बच्चों? 2.3 एम्पियर। जी बताएं आंसर क्या आ रहा है? तो ऊपर है 1.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई है 2.3, 0.52. 0.52। so this is 0.52 ohms। क्लियर? लास्ट है, ये करवा चुका हूं आई बिलीव, नहीं कराया, चलो देख लेते हैं। द न्यूक्लियाइड is an isotope of hydrogen that is called tritium. Determine the number of protons, neutrons and electrons in a neutral atom of tritium। ठीक है, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 कर लें, ठीक है। तो 3 माइनस 1 करें 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, जाहिर सी बात है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट, अब यार ये बड़ी अजीब सी चीज है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट सिंपल मॉडल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ट्रीटियम एटम। ठीक है, सो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, यहाँ पर आप प्रोटॉन शो कर दीजिए। ये प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स हैं आपके पास? एक प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2n शो कर दीजिए, ठीक है। और क्या शो करेंगे भाई? एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, 2 नंबर मिल गया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, आ रही बात समझ में? दिस इज न्यूक्लियस, बता दीजिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड अंडरगोस बीटा डिके, ठीक है, टू फॉर्म एन आइसोटोप ऑफ हीलियम। Gamma radiation is not emitted during this decay. Complete the equation to represent the radioactive decay of the tritium. यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, बैलेंस कर लें। 2 - 1 1 देगा। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम, ठीक है। ये हीलियम क्या है? 4 है। अब हीलियम अगर 4 है यहाँ पर, तो बैलेंस नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, अब देखें 3 - 1, ये 2 न्यूट्रॉन है। सो यहाँ पर भी हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, 2 न्यूट्रॉन तो है। तो इसका मतलब है कि इस हिसाब से तो ये ठीक है। क्या एटॉमिक मास इज बैलेंस है बच्चों? जरा मुझे बताना, क्या एटॉमिक मास बैलेंस है? तो जवाब है नहीं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, अब बैलेंस हो जाएगा। आप करके देखें, सही है। तो ये सारे के सारे टॉप लाइन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये 3 है और ये 3 + 0 3 हो जाएगा। और बॉटम लाइन को आप देखें तो ये 1 है और ये 2 - 1 है, ये भी 1, ये भी 1, बैलेंस हो जाएगा। ये जो है ये न्यूट्रिनो है, बीटा नेगेटिव डिके है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा और क्या होगा आपके पास? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो होगा। वो कह रहे स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल, सो अब भी कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है बच्चों?